Welcome to our channel Bio Classes. Today we will start the new topic of ecology, that is ecosystem. Organism and population हम लोगों ने कर लिया था. अब नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज इकोसिस्टम आपको पता होगा क्या होता है. इकोसिस्टम मतलब कि जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरैक्ट करते हैं और उसी को क्या हम कहते हैं, इकोसिस्टम. The living and non-living things interact with each other and maintain balance in nature. तो इनके इंटरैक्शन से क्या होगा, अगर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट नहीं करें, लिविंग थिंग्स में क्या आ गए, सारे बायोटिक फैक्टर्स आ गए, और नॉन लिविंग थिंग्स में सारे एबायोटिक फैक्टर्स आ गए. सॉइल, वाटर, मॉइस्चर, टेम्परेचर, पीएच, ये सारे क्या आ गए नॉन लिविंग थिंग्स में. तो ये नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट करते हैं बायोटिक फैक्टर्स है. बायोटिक फैक्टर्स में आपके सारे प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, कंज्यूमर्स, एनिमल्स, ये सब आके ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, जिससे कि नेचर बैलेंस रहता है. इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम. दिस सेल्फ सस्टेनिंग एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड इकोसिस्टम. ठीक है, तो इकोसिस्टम जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग है, ये इंडिपेंडेंट है, एंड दैट इज अ फंक्शनल यूनिट. ओके, नेक्स्ट. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. पहला है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. लैंड का जो इकोसिस्टम है उसको हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. और जो एक्वेटिक है, जो वाटर का इकोसिस्टम है, दैट इज़ नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम. दूसरी तरह से इसको टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक. नेचुरल जिसमें कोई मैन का इंटरफेरेंस नहीं है, दैट इज़ नोन एज नेचुरल. जैसे ओशन का इकोसिस्टम, दैट इज़ नेचुरल इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दैट इज़ नेचुरल इकोसिस्टम. एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम मतलब कि मैन मेड इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम. लाइक जैसे एक्वेरियम है, एग्रीकल्चर लैंड है, दैट इज़ नोन एज एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम. ये नीचे एक हाईलाइटेड लाइन है आपकी, एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम. अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम क्या है, दैट इज़ नॉट एक्वेरियम, दैट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम. अब हम बात करते हैं कि ये एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड इकोसिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. पहला, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि हम एक ही टाइप के क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. अगर वो नेचुरल है तो एक ही टाइप के क्रॉप्स तो उसमें रहेंगे नहीं, एक ही टाइप के ट्रीज़ नहीं रहेंगे उसमें, फॉरेस्ट है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी. लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. लिटिल डाइवर्सिटी, उसकी डाइवर्सिटी भी कम होगी. उसमें हम एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 तरह के पौधे एक साथ लगा देंगे, 3 तरह के पौधे लगा देंगे लैंड में. उससे ज़्यादा हम लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसमें डाइवर्सिटी क्या होगी, लेस होगी. सिंपल फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर से. तो प्रोड्यूसर इसमें जब हम एक टाइप के ही क्रॉप्स लगा रहे हैं तो उस पर लगभग एक टाइप के ही कंज्यूमर्स होंगे, तो इसमें फूड चेंज होगा वो सिंपल होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स फूड वेब नहीं पाया जाएगा. दूसरा, डू नॉट पोजेस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म. इसमें सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि जो इकोसिस्टम होता है, जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, वो सेल्फ रेगुलेटरी. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे कि ग्रास लैंड थी, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को उससे बड़े जानवर खा रहे हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोजर्स का काम होता है, डिकम्पोजर्स उसको ब्रेक कर देते हैं, फिर सॉइल में मिक्स कर देते हैं. लेकिन इसमें जो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है ये बहुत ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक बहुत सिंपल फूड चेन है. ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है जिससे कि ये रेगुलेट हो पाए. इसलिए हमें टाइम टू टाइम इसमें आर्टिफिशियल मीन से रेगुलेशन करना पड़ता है. लिटिल साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, क्योंकि साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स किसके वजह से हैं,
पहले स्टार्ट तो प्रोड्यूसर से होगा, तो एक ही टाइप के क्रॉप्स हैं तो वो मिनरल एक जैसा ही एब्जॉर्ब करेंगे मिट्टी में से। जब एक जैसा ही एब्जॉर्ब करेंगे मिट्टी में से तो मिट्टी में उन मिनरल्स की कमी हो जाएगी जो वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसमें जो साइक्लिंग ऑफ मिनरल है ये यूनिफॉर्म नहीं होगा कि सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाएं। जैसे फॉरेस्ट में अलग अलग प्लांट्स हैं, तो अलग अलग इनका एब्जॉर्प्शन भी होगा, अलग अलग एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। लेकिन यहाँ भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहता है, इसलिए एग्रीकल्चर लैंड्स में हमको फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है। एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, इकोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके थे एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें केवल नाम लिखा गया है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडिफिक फैक्टर्स एंड टोपोग्राफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स इसमें क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं। एडिफिक फैक्टर जिसमें सॉइल कंपोजिशन, सॉइल टेक्सचर के बारे में स्टडी करते हैं। टोपोग्राफिक फैक्टर जिसमें हम लैंड की क्वालिटी, हिल, स्लोप, प्लेन, शीशोर, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? टोपोग्राफिक फैक्टर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर्स और ट्रांसड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब जो फूड बनाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं इसे? ट्रांसड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स के डिफरेंट टाइप्स आपके, फॉर एग्जांपल लाइक ग्रीन प्लांट्स, फाइकोप्लैंक्टन्स, एल्गी, ये सारे क्या हैं? ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में चेंज होती है? पहले ग्लूकोज में चेंज होती है, ग्लूकोज फिर स्टार्च में चेंज होता है। ये क्या है? शुगर है। नेक्स्ट लेवल आता है प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर जो डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स या ट्रांसड्यूसर्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपको पता है इसमें क्या आ जाएंगे? हर्बीवोर्स जो सीधे प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लैंड पे ग्रास हॉपर, काऊ, डियर ये डिपेंडेंट है ग्रीन प्लांट्स पे, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम में मोलस्का, टैडपोल, मॉस्किटो लार्वा, ये सब क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में छोटे कार्निवोर्स आते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर में बड़े कार्निवोर्स आएंगे जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे। टॉप कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर को खाते हैं। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि टॉप कंज्यूमर का कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता है। जैसे टाइगर है, लायन है, तो इसको खाने वाला कोई नहीं होता है, दे आर नोन एज टॉप कंज्यूमर। अब एग्जाम्पल्स देखिए। सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी पे डिपेंडेंट है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल में टोड, स्पाइडर, लिजर्ड। एक्वेटिक में हाइड्रा, फ्रॉग, फिशेस। टर्शियरी में एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल में टोड को कौन खा लेगा? स्नेक खा सकता है। स्पाइडर को स्नेक खा सकता है। लार्ज फिशेस स्मॉल फिशेस को खा सकती हैं। टॉप कंज्यूमर्स में जिनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है, जैसे पीकॉक है, पैंथर है, फैल्कन है, दे आर टॉप कंज्यूमर्स। इसके बाद आते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स एनिमल्स विच फीड ऑन डेड और इंजर्ड एनिमल्स। डेड और इंजर्ड एनिमल्स, मरे हुए जानवर या मरने की कागार पे जो जानवर हों, घायल जानवर हों, उनको खाने वाले जो होते हैं, दैट आर नोन एज स्कैवेंजर्स। एंड दे क्लीन द अर्थ। इनका मेन रोल है ये अर्थ को क्लीन करते हैं। जैसे क्रो, वल्चर्स, मैराबाउस्ट्रोक्स, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। जब जानवर मर जाते हैं, पड़े रहते हैं, तो इनको ये खाते हैं, दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट इज डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं?
जो डेड प्लांट और एनिमल रिमेन्स, वो छोटे डेट्रीवोर्स जो होते हैं ये छोटे होते हैं, जैसे कि टर्माइट्स है, अर्थवॉर्म है, ये खाते हैं और इन बॉडी के पार्ट्स को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दे आर डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स ही डिपेंडेंट होते हैं डेट्राइटस पे। डेट्राइटस में क्या आ जाएगा आपका, डेड प्लांट्स, एनिमल रिमेन्स, एनिमल की बॉडी या एनिमल का फीकस, दिस इज नोन एज detritus. Okay, decomposers are not included in food chain. food chain जब हम बनाते हैं, food chain में हम केवल producers और consumers की बात करते हैं, decomposers की बात यहाँ पर नहीं आती है। food chain में producers, consumers की बात आती है, यहाँ पर decomposers की बात नहीं आती है। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, दैट इज स्पीशीज कंपोजिशन एंड सेकेंड इज स्ट्रैटिफिकेशन। स्पीशीज कंपोजिशन, डिफरेंट पैटर्न ऑफ इकोसिस्टम हैविंग डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग इकोसिस्टम है, उसमें अलग अलग तरह की स्पीशीज पाई जा रही हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, स्पीशीज कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, कंपोजिशन मतलब जिस चीज़ से वो मिलकर बना है उसी को तो कंपोजिशन कहते हैं। तो स्पीशीज कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ, इकोसिस्टम जिस जिस स्पीशीज से मिलकर बना है उसी को हम क्या कहेंगे, स्पीशीज कंपोजिशन। नेक्स्ट, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, दे आर वेरियस साइज एंड टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन डिफरेंट लेवल इन फॉरेस्ट। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन जब हम फॉरेस्ट में देखते हैं तो फॉरेस्ट में बहुत सारे, अगर आप बहुत रेन फॉरेस्ट को देखिए, रेन फॉरेस्ट में कई तरह के प्लांट्स होंगे। कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होंगे, इतने बड़े होते हैं और इतने घने होते हैं कि नीचे धूप तक नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नीचे कोई प्लांट नहीं होगा, उसके नीचे श्रब्स होंगे, सबसे नीचे लैंड पे भी छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। तो इनको साइज़ के हिसाब से इनके लेवल्स को बोला गया है। तो टॉप लेवल में क्या आ जाएगा, ट्रीज़, उससे छोटे क्या आ जाएंगे, सेकेंड लेयर में श्रब्स, थर्ड लेयर जो लैंड पे एकदम है जैसे कि ग्रासेस एंड हर्ब्स। इसी को हम क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को स्ट्रैटिफिकेशन। और स्पीशीज कंपोजिशन क्या है, जो डिफरेंट स्पीशीज इकोसिस्टम को बना रही हैं, दैट इज नोन एज स्पीशीज। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम फंक्शनिंग। इकोसिस्टम फंक्शनिंग में हम चार चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी, सेकेंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट है, बायोमास क्या है, बायोमास अगर हम प्लांट का बायोमास लेते हैं, प्लांट के बायोमास में हम दो तरह से बायोमास निकालते हैं। जो उसका वेट है दैट इज़ नोन एज बायोमास। एक ड्राई वेट होता है, एक वेट वेट होता है, ड्राई बायोमास एंड वेट बायोमास। हम ड्राई बायोमास लेते हैं क्योंकि ड्राई बायोमास से ही हमें एक्चुअल न्यूट्रिएंट कंटेंट के बारे में पता चलता है, ठीक है। वेट बायोमास लेंगे, वेट बायोमास में ज़्यादा वाटर का वेट आएगा और न्यूट्रिएंट कंटेंट का वेट कम आएगा। इसलिए जब भी बायोमास लिया जाता है तो पहले वाटर को इवेपोरेट करा लिया जाता है, उसके बाद जो ड्राई ऐश बचता है उसी का बायोमास लेते हैं, उसी का वेट लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्राई बायोमास। तो ये बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट है, जितने टाइम में वो बन रहा है, किस स्पीड से बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा है, सबसे ज़्यादा बायोमास हमें किससे मिलता है, कोरल रीफ से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो बहुत घने होते हैं, शुगर केन फील्ड। शुगर केन फील्ड हम क्यों कह रहे हैं, शुगर केन का खेत आप लोगों ने देखा होगा। शुगर केन का जो खेत होता है वो पतले पतले डंडे जैसे हैं, लेकिन पूरा उसमें क्या भरा होता है, पूरा उसमें शुगर भरा होता है। तो शुगर जब भरा होगा तो पूरा शुगर है, पूरा फूड है, तो जब पूरा फूड भरा हुआ है तो उसमें बायोमास कंटेंट ज़्यादा हो गया।
लीस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? डेजर्ट और डीप सी में। डेजर्ट में जहाँ पे उसको पानी ही नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, कम प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। डीप सी में प्रोड्यूसर्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, प्रोड्यूसर्स ग्रो नहीं होंगे तो वहाँ पर कंज्यूमर्स कम होंगे, कंज्यूमर्स कम होंगे, लाइट नहीं जा रही है वहाँ पर, नाइट्रोजन कंटेंट नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट टर्म है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस बाय प्लांट्स पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। मतलब एक डेफिनेट एरिया में, एक डेफिनेट टाइम में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें टाइम और एरिया ये मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। किसी एक निश्चित टाइम में, एक निश्चित एरिया में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, जो ग्लूकोज और स्टार्च प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस दो वेज से करते हैं। फर्स्ट है वेट के बेसिस पे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए एंड ईयर टाइम पीरियड के लिए। एनर्जी के बेसिस पे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एरिया एंड पर ईयर। ठीक है, दो तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। नेक्स्ट टर्म इज जीपीपी। जीपीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो सारा ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट प्रोड्यूस करता है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टोटल ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में दो डेफिनेशंस हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस मीन्स टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में प्लांट सारा कुछ नेक्स्ट लेवल को तो दे नहीं देगा, कुछ फूड जो है वो खुद यूटिलाइज करेगा। किस मेथड से, किस फिजियोलॉजी से यूटिलाइज करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बाद जो प्रोडक्टिविटी रह जाती है प्लांट में फॉर द नेक्स्ट लेवल, फॉर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसी को हम क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो रेस्पिरेशन के बाद जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसर्स में स्टोर्ड बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन में जितना लॉस हो रहा है उसको हम अगर माइनस कर दें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से तो हमारी निकल जाएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स में बहुत कुछ तो प्लांट एनिमल्स को, कंज्यूमर्स को प्लांट के थ्रू मिलता है और कुछ न्यूट्रिएंट कंज्यूमर्स खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो इनके फॉर्मेशन की जो रेट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ producers and secondary productivity that is the productivity of consumers को या सेकेंड टॉपिक लेवल को अवेलेबल क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड लेवल को अवेलेबल होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आप रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे, रेस्पिरेशन का जो लॉस है प्लांट में उसको माइनस कर देंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होगी प्लांट्स को। ये डेटा है जिसे याद रखना है। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स
ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब भी हम प्रोडक्टिविटी लेते हैं या बायोमास लेते हैं तो हमेशा हम ड्राई वेट लेते हैं, ये बताया था क्यों अभी। तो टोटल प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बायोस्फीयर की कितनी है, 170 बिलियन टन्स। Despite occupying 70% of the surface of productivity of oceans are 55 billion tons and the terrestrial ecosystem is 115 billion tons. ओशन का एरिया अर्थ पे ज़्यादा है, 70% ऑफ द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। लेकिन तब भी इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, 55 बिलियन टन्स। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो बाकी रह गया 30% की प्रोडक्टिविटी जो है वो है 115 बिलियन टन्स। इन स्पाइट ऑफ की 70% वाटर है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इसकी कितनी है, 55 बिलियन टन्स। और बाकी 30% जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी है 115 बिलियन टन्स। तो इन दोनों को मिला करके हो गया 170 बिलियन टन्स। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा था, तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा फोटोसिंथेसिस किस किस फैक्टर्स से इफेक्ट होते हैं। तो फिर से देख रहे हैं, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, हर प्रोड्यूसर की अपनी एक स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होती है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है। सोलर रेडिएशन अवेलेबल, जितनी सोलर एनर्जी उसको अवेलेबल है, अगर सोलर एनर्जी कम अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस स्लो हो। अगर सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस रेट फास्ट होगा। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होगी, जैसे कि 25 से 35 जनरली ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट फास्ट होगी। अगर टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया जाए या बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट स्लोअर डाउन हो जाती है। स्लोअर डाउन क्यों हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ा होगा आपने कि इस साइकिल में बहुत से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये बहुत लंबा पाथवे है जहाँ पे बहुत से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हायर टेम्परेचर पे और लोअर टेम्परेचर पे ये एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचरेशन मीन्स कि टर्शियरी स्टेज जो स्टेबल स्टेज है उससे वो सेकेंडरी या प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाते हैं, जो उसका अनस्टेबल स्टेज है। तो अगर ये एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे तो ये पाथवे को डिस्टर्ब करेंगे, जिससे फोटोसिंथेसिस की रेट स्लो हो जाएगी। सॉइल मॉइस्चर, वाटर का यूटिलाइजेशन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो वाटर अगर अवेलेबल ना हो तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो लीव्स का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, प्लांट का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो अगर ग्रोथ अच्छा नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी सही नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या मतलब होता है, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सॉल्युबल सिंपल मैटर। जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मैटर है, जब एनिमल्स और प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को जब सॉल्युबल सिंपल मैटर में चेंज किया जाता है बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ डिकम्पोजिशन।